हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर संजीव सिंह, जहां आपको मिलेगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है, बोर्ड को देख के ही आपको समझ गया होगा हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डिटेल में थोड़ा सा ऑड है, बट क्या करें, करना पड़ता है। कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और छुप छुपाने वाली बात नहीं है कि किसी से डिस्कस ना करें और अंदर ही अंदर इसमें हम एक मर्ज बना लें। तो ये सब चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सब चीजें आप अपने डॉक्टर से शेयर करना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप टाइम टू टाइम इसको शेयर नहीं करोगे, अगर आपको परेशानी बढ़ जाएगी तो आगे चल के सर्जरी का भी रूप ले लेगी। ये क्या चीज है, क्यों होता है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, होम रेमेडीज क्या है, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करेंगे, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन। बस आपका प्यार बनाए रखें। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस एंड होम रेमेडीज मैं आपको लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है हेमोरॉइड्स। क्या होता है हेमोरॉइड्स? Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर, तीनों एक ही चीज है। हेमोरॉइड्स, पाइल्स एंड बवासीर। क्यों इस टॉपिक से लोग दूर भागते हैं? क्यों ये चीजें लोग अपने डॉक्टर से शेयर करना जरूरी नहीं समझते? क्यों ये अगर दिक्कतें होती है किसी इंसान को या फीमेल को, जिसको भी होती है, क्यों ये छुपाते हैं? तो जो भी छुपाते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उन्हें मैं पर्सनली गाइड करूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी उनको दूंगा, ताकि वो चीज जो भी उनको डाउट है वो मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सके, मुझसे डायरेक्टली बात कर सके इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है कमेंट करने के बाद भी। तो दोस्तों, कवर करेंगे क्या होता है बवासीर, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, डायग्नोसिस क्या है। जैसा मैंने बताया, आप घरेलू इलाज क्या क्या कर सकते हैं, इसको लेके ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हेमोरॉइड्स क्या होता है? हेमोरॉइड्स आर swollen veins located around the anus। नसें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डायलेटेड हो जाती हैं, सूजन आ जाता है। कहाँ पर? अराउंड द एनस, हमारे संडास के रास्ते। ये हमारा रास्ता है एनस। यहाँ से जो नसें होती हैं खून की, उनमें सूजन आ जाता है यहाँ। और सूजन आने के बाद क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, दर्द होता है। ये सूजन क्यों आता है? तो दोस्तों, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात करेंगे। हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं, दो तरह के वेन्स होते हैं। एक आर्टरीज होती है एंड एक होता है वेन्स। आर्टरीज जो हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में टिश्यूज में ब्लड सप्लाई करती है, एंड जो वेन्स होती हैं ब्लड वापस लेके जाती हैं। तो दोस्तों, जो वेन्स होती, जो आप देख सकते हो, जो आर्टरीज होती हैं बॉडी की इंटरनली होती है, अंदर होती है, एंड जो वेन्स होते हैं वो नसें, जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं वो ऊपर दिखती रहती। कभी किसी के माथे पे दिखेंगी, किसी के हाथ पे दिखेंगी, किसी के थाइस पे दिखेंगी, किसी के बाइसेप्स पे दिखेंगी। आप देख सकते हैं जो बंदे वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनकी नसें क्या होती है? पंप हो जाती हैं, फूल जाती हैं और एक प्रॉपर एक अच्छा लुक देती हैं। और कुछ लोग नसें फुलाने के लिए जिम में जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेन्स। वो नसें होती हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर दिखती है। आर्टरीज जो होती हैं हम उनसे पल्स वगैरह नोट कर सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर होती है, उसे हम आर्टरीज कहते हैं। तो जो नसें होती हैं हमारे पूरे वेन्स होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई होती हैं।
ऐसे ही नसें हमारे संडास के रास्ते भी अगल बगल होती हैं। पूरा जो रास्ता होता है, अनस होता है, उसके अगल बगल पूरा नसें घिरी हुई होती हैं। उस नसों में क्या होता है दोस्तों, सोलन वेन्स, उस नसों में सूजन आ जाता है, फूल जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं। क्यों होती हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। अराउंड द एनस, जब आपका कॉन्स्टिपेशन होगा तब उस नसों में सूजन आएगी, दिक्कत आएगी, नसें फूल जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी। क्यों होता है ये नसें में सूजन, क्यों आता है, क्यों कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती? जब आपका संडास टाइट होगा, बाथरूम टाइट होगा। अभी अनस का रास्ता इतना ही होता है, जब संडास टाइट होगा तो यहाँ से रगड़ के बाथरूम होगा, संडास बहुत टाइट होगा, और जितनी बार आपका संडास टाइट होगा उतनी आजू बाजू का जो स्पेस होगा, जो एरिया होगा, जो नसें होंगी, वो धीरे धीरे लूज होके लटकने लगेंगी नीचे। इस तरह से कुछ ऐसा लटकने लगता है। तो इस तरह से नसें लटकने लगेंगी, और नसें लटकने के बाद होगा क्या दोस्तों, उसमें सूजन हो जाएगा और वो डायलेटेड हो जाएंगी और इस तरह से बाहर आ जाएंगी। दैट नथिंग बट पाइल्स, इसे ही हम बवासीर कहते हैं। नसों में सूजन आ जाता है और सूजन आने के बाद वो धीरे धीरे संडास के रास्ते बाहर आने लगती हैं। दैट इज नथिंग बट पाइल्स, इसे ही हम पाइल्स कहते हैं दोस्तों। About 50% experience the symptoms at the age of 50. About ये जो आंकड़ा है वो इंडिया का है। इंडिया में दोस्तों ऑलमोस्ट अबाउट 50% एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स एट द एज ऑफ 50। 50 या 50 के ऊपर ऑलमोस्ट 50% लोगों को पाइल्स की दिक्कत होती है, समस्या होती है। क्यों होती है? खाने में फाइबर कम हो जाता है, सैलड्स कम हो जाते हैं, वाटर का इंटेक कम हो जाता है। ये 3 आपके मेन कारण है दोस्तों, पानी का इंटेक, देन सैलड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जैसा मैंने बताया बाथरूम आपका टाइट होगा। तो अगर ये तीनों चीज नहीं मिली, फाइबर डाइट नहीं रहा खाने में, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद संडास कड़क होगा, संडास कड़क होने के बाद जो भी अगल बगल की नसें होंगी छिल जाएंगी, छिल जाने के बाद एक तरह का जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, उनमें सूजन आ जाता है और बाहर लटकना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों ये मैं कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा होता क्यों है। फिलहाल ये चीज थोड़ा इसको अवॉइड कीजिएगा, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा इसोफेगस है, ये माउथ, यहाँ से खाना अंदर जाता है। ये यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टमक होगा, इस तरह डिओडेनम होता है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस का रास्ता, यहाँ से संडास, यहाँ से मोशन आपका बाहर निकलता है, यहाँ से खाना अंदर जाता है, ये स्टमक आप बोल सकते हो, माउथ। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ तो डायग्राम काफी, मैं कोई डायग्राम में मुझे मैं नॉमिनेट तो हुआ नहीं हूं, ना कभी मुझे प्राइज मिला, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ये स्टमक, ये हमारा इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों देख सकते हो इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से बाहर। अब हम थोड़ा सा ये पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पाइल्स क्यों होता है, हेमोरॉइड्स, देन बवासीर की क्या क्यों होता है। तो
ये दिक्कतें आती हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में अगर मैग्नीफाई करके देखें तो कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे कुछ गॉड गिवन एनल कुशंस होते हैं। एनल कुशंस यानी हम जब संडास करते हैं तो उसको अच्छी तरह से बाहर कर दे हमारा संडास का रास्ता, इसलिए एनल कुशंस होते हैं। दैट एनल कुशंस इज नथिंग बट एक ब्लड वेसल, एक बंच ऑफ ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल का बंच, एक बंच होता है ब्लड वेसल का, जो अच्छी तरह से एक स्टिकी मोशन की तरह से हमारा संडास बाहर कर दे। यहाँ पे कुछ एनल कुशंस होते हैं, ये लेयर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और यहाँ पे ही अगल बगल में वेन्स होती है दोस्तों। वेन जैसा मैं बताया शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहाँ की वेन्स को हम कहते हैं हेमोराइडल वेन्स। हेमोराइडल वेन्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये चीज हो गई इंटरनल हेमोराइडल। कुछ वेन्स होती हैं जिसे हम डिवाइड करते हैं इंटरनल हेमोराइडल वेन्स एंड एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स। यहाँ पे इंटरनल हेमोराइडल वेन्स होते हैं और ये एक्सटर्नल पार्ट होता है। ये संडास का रास्ता, यहाँ से मोशन बाहर आता है। तो यहाँ पे भी जो वेन्स होती हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स। एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स, ठीक है। अब यहां से ये हमारा मोशन, ये संडास, यहां से ये रास्ता संडास का निशान का। तो दोस्तों होता क्या है, जब मोशन आपका टाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसे हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। प्रेशर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग ऑफ बॉल मूवमेंट। तो जब आप प्रेशर लगाओगे तो आसपास का जो टिश्यूज होते हैं, जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो धीरे 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 जो एनल कुशंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद जो नसें होती है धीरे 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 यहाँ पे लटकना शुरू कर देती हैं इस तरह से। इसे हम कहते हैं इंटरनल पाइल्स, अंदर का बवासीर, इंटरनल हेमोराइडल। एंड इसे हम कहते हैं जो यहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोराइडल। जैसे जैसे आप प्रेशर लगाओगे बाथरूम टाइट होगा, यहाँ का जो, जैसा मैंने बताया, बंच ऑफ जो ब्लड वेसल होता है, जो कुशंस होते हैं, और ढीले ढीले होते होते यहाँ पे लटकना शुरू कर देते हैं दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। ये तो वेन्स हो गए। तो जो वेन्स होती है वो यहाँ पे लटकना शुरू कर देती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल पाइल्स। पाइल्स में भी, तो इंटरनल में भी दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। लो लाइन, हाई लाइन। यहाँ पे अगर कुछ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लो लाइन हेमोरॉइड्स। और यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हम उसे कहते हैं इंटरनल हाई लाइन हेमोरॉइड्स। और यहाँ पे कुछ जैसा मैंने बताया, यहाँ पे भी हेमोरॉइडल वेन्स होती हैं। तो इस तरह से डायग्रामेटिक व्यू होता है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं इसके कुछ डायरेक्टली। आप दोस्तों इसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। ये डिवाइड कैसे होते हैं 4 ग्रेड्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब ग्रेड 1 में क्या होता है, आपको पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, बताओगे ऐसा ऐसा दिक्कत है, वो चेक करेंगे और फिर बताएंगे आपको पाइल्स है, आपको बवासीर है। तो होता है ग्रेड 1। इसको रफ करते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4।
दोस्तों ग्रेड 1 में कैसा होगा, जैसे मैंने बताया आपको पता नहीं चलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तब वो डिटेक्ट करके बताएंगे, वो चेक करके बताएंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम, आपको पाइल्स है, आपको हेमोरॉइड्स है। ये होता है ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होता है दोस्तों, आपको लगेगा कुछ ऐसी चीज संडास के रास्ते बाहर आ रही है बट वो अंदर चली जा रही है, ऑटोमेटिक अंदर चली जा रही है, ऐसा आप डॉक्टर से डिस्कस करोगे, दैट इज नथिंग बट ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है दोस्तों, कुछ जो जैसा मैंने बताया नसें होती हैं, वो ब्लड वेसल जो होते हैं, जो नसें होती हैं वो बाहर तो आएंगी, उसको फिर आपको अंदर डालना होगा, ये ग्रेड 3 में होता है। और ग्रेड 4 में जो चीज़ बाहर आएगी उससे आप अंदर कुछ भी करोगे तो भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है। क्रोनिक आप उसको बवासीर कह सकते हो। तो इस तरह के ग्रेड में डिवाइड किए जाते हैं। बट ये क्यों होता है, कॉज क्या है इसका, तो कॉज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, जब आप संडास जाते हो, जब आप मोशन करने जाते हो, जब आप प्रेशर लगाते हो जोर से कि संडास बाहर आए, उस केस में होता क्या है दोस्तों, जो आसपास की, जैसे मैंने बताया, जो नसें होती हैं, प्रेशर लगाने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उन नसों पे प्रेशर आता है और धीरे धीरे ऐसे लटकने शुरू कर देती हैं। देन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, आपको ये जो पाइल्स की जो तकलीफ होती है वो 1 दिन 2 दिन महीने भर की नहीं होती। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इसी का मतलब होता है, आपको विदिन 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, 1 साल से किसी को 2 साल से किसी को 5 इयर्स, डिपेंड करता है बॉडी का अलग अलग। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, और जब वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू पाइल्स, वो पाइल्स का रूप ले लेती है। देन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन टॉयलेट, कुछ लोग होते हैं 10 मिनट्स समझ में आता है, 20 मिनट समझ में आता है, कुछ लोग 1.5-2 घंटे अपने टॉयलेट में स्पेंड करते हैं। वो क्यों स्पेंड करते हैं, क्योंकि मोशन होता ही है नहीं है, निकलता ही नहीं है, वो जितना प्रेशर लगाए उससे भी नहीं निकलता है। पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे रहते हैं, फिर भी पेट हमारा अच्छी तरह से साफ नहीं होता। अरे साफ क्यों होगा, आप जब आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, जब आपका डाइट में आपके फाइबर्स कम हो जाएंगे, पानी नहीं पियोगे, देन नॉन वेज का ज़्यादा इंटेक करोगे, देन फाइबर जैसे मैंने बताया पानी की कमी हो जाती है, देन ये सब चीज़ हो जाएंगी, तो सीधी बात है आपको टॉयलेट में 1 घंटे नहीं कम से कम 4 घंटे रहना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें आती हैं दोस्तों। फैमिली हिस्ट्री, ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज, दैट इज फैमिली हिस्ट्री। इन केस आपको आपके बाबा दादा को अगर पाइल्स की शिकायत होगी तो सीधी बात है वो जनरेशन टू जनरेशन चली आती है। ये भी एक मेजर कॉज हम हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मेजर हाईलाइट किया हुआ है। देन तो दोस्तों ये सब कॉज हो गए, ये चारों और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट जैसा मैंने बताया, देन टॉयलेट में आप ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करते हो, देन हमेशा आपको डायरिया की शिकायत बनी होती है, ये सब सारे कॉज हो सकते हैं पाइल्स के, बवासीर के। तो कॉज होने के बाद आपको सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे 1 by 1। पेन, आपको संडास के रास्ते पेन होगा, बैठा नहीं जाएगा, आप ज़्यादा टाइम तक सीट पे बैठ नहीं सकते हो। जिनका काम हमेशा बैठने का होता है 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो सीट पे बैठे होते हैं, उनमें ज़्यादा ये कॉन्स्टिपेशन, उनमें ज़्यादा ये पाइल्स की तकलीफ देखी गई है दोस्तों। और होगा क्या, संडास के रास्ते हमेशा आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नमनेस जैसी फीलिंग आएगी, और पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप कभी कभी कुछ केसेस में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो पेन तो उससे जाहिर सी बात है। देन ईचिंग अराउंड द एनस, जो एनस का एरिया होता है, जो लास्ट जो पार्ट होता है संडास का रास्ता एंड वहाँ पे खुजली हो सकती है दोस्तों। खुजली भी एक कीड़े काटने जैसे हो सकती है। कुछ लोग पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं संडास के रास्ते खुजली हो रही है, बट वो समझ ही नहीं पाते उनमें पाइल्स की दिक्कत है, बवासीर की दिक्कत है, या फिर उनको कीड़े हो गए हैं पेट में। तो बाद में एग्जामिन करने के बाद, मेडिसिन देने के बाद सब पता चलता है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ रेयर केसेस में होता है। बाकी इचिंग होता है, अगर वॉर्म्स वगैरह स्टूल में दिखते हैं, संडास के रास्ते में कीड़े दिखते हैं, तो आप कोई भी मेडिसिन एल्बेंडाजोल 400 से उनको ट्रीट कर सकते हो। दैट इज ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया।
बाकी इचिंग तो होता ही है, जो अगर पाइल्स का पेशेंट होगा आप उनसे पूछ सकते हो कैसा तकलीफ होता है। देन डिफिकल्टी इन सिटिंग, बैठ नहीं पाओगे। क्यों बैठ नहीं पाओगे? जो जो ये जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, नसें जो होती हैं वो फैल जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं और धीरे धीरे वो संडास के रास्ते लटकना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों अगर संडास के रास्ते नीचे लटकना शुरू हो जाएंगे तब आप बैठोगे सीट पे तो सीधी बात वो नसों में पेन होगा, दर्द होगा और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी वो नसें सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। देन पेनफुल लंप और स्वेलिंग नियर एनस, एक तरह का गांठ, जो नसें होती है दोस्तों उसमें गांठ बन जाते हैं, एक हार्ड तरह का स्टोनी आप बोल सकते हो। हम कभी डायग्नोस करते हैं पेशेंट को, जब चेक करते हैं तो पूरा जो एनस का एरिया रहता है वो स्वेलिंग हुआ रहता है, इस तरह से सूजन हुआ रहता है और कुछ मांस, जैसा मैंने बताया, एक वेन जो होता है, जो नसें होती हैं, नसों का गुच्छा होता है, वो लटकना शुरू कर देता है, इस तरह का दिखता है। तो लंप हो जाते हैं दोस्तों, चेक करने के बाद पता चलता है मोटी मोटी गांठें जैसे लंप हो जाती है। आप बैठोगे तब आपको हमेशा वो बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है। देन पेनफुल बॉल मूवमेंट, सीधी बात है, जब आप प्रेशर लगाओगे संडास के रास्ते, मोशन निकलेगा ही नहीं, मोशन पास ही नहीं होगा और ऊपर संडास के रास्ते के ऊपर ये जमा होते जाएगा, गोला बनाते जाएगा। और जब आप बाथरूम करने जाओगे, प्रेशर दोगे तो खच्च से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, जो आसपास की जगह होगी वो छिल जाएगी। छिलने के बाद एक झटके से पूरा जो है इंक्लूडिंग ब्लड, कभी कभी पाइल्स इतने खतरनाक होते हैं क्योंकि ब्लीडिंग भी हो जाती है उसमें, बहुत खतरनाक होते हैं। देन ब्लड, जैसा मैंने बताया, विदाउट हमने यहाँ भी डिस्कस किया, पाइल्स के शिकायत में ब्लड भी, जो नसें होती हैं दोस्तों वो बार बार संडास टाइट होने के वजह से क्या होती है, छिल जाती है। छिलने के होने के बाद एक फट सी जाती हैं, फुक करके फट जाती हैं और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंट का कंप्लेन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मांस तो आ रहा है पर ब्लड नहीं आ रहा, बस सीवियर हो जाता है। क्रोनिक केसेस में क्या होता है दोस्तों, उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने डिस्कस किया, आपसे ग्रेड भी डिस्कस किया। अब दोस्तों हम जैसा मैं बात करूँगा मेडिटेशन की, और क्या क्या मेडिटेशन हो सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडी है जो हम यूज़ करके या घरेलू उपचार करके इस पाइल्स की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे वन बाय वन। तो ट्रीटमेंट के पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और कवर करेंगे, वो मैं भूल गया था, डायग्नोसिस। कैसे पता चलेगा दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, इस बंदी को पाइल्स की बवासीर की शिकायत है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो डिजिटली एग्जामिन करेगा संडास के रास्ते। कुछ मशीन होती है, कुछ डिजिटली वो एग्जामिन करते हैं। अगर वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रही होती ही है, देन वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो एनल कुशंस होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, वहाँ पे सूजन आएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, सूज जाएंगी, फूल जाएंगी। उससे पता चलता है दैट पर्सन इज द फलाना ठिकाना पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, हेमोरॉइड्स, बवासीर। देन एंडोस्कोपी भी करके देखा जाता है, मशीनें डाल के देखी जाती है कि किस किस पार्ट को संडास ने डैमेज किया है आसपास। देन पीटी हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, पास्ट में कितने टाइम से आपको तकलीफ है, कब से इस तकलीफ से आप जूझ रहे हो और लोग बता नहीं रहे हो, हमको आके डॉक्टर को आके बता नहीं रहे हो, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर रहे हो, कब से ऐसा हो रहा है। और सीधी बात है, मटन जो भी है, नॉनवेज वगैरह सब खाए जा रहे हो और भी कुछ परहेज नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ों का ये सब चीज़ें पूछी जाती है, उसके बाद पता चलता है कि फलाना ठिकाना और ये मर्ज लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब डायग्नोसिस हो गया दोस्तों। तो हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की ओर, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा मैं होम रेमेडीज़ पे फोकस करूँगा, क्योंकि ट्रीटमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता दोस्तों। मैं इस्लाम एरियाज में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ के पेशेंट they are not capable of affording that money for piles, और जो भी है वो ट्यूब लें, ऑइंटमेंट लें या फिर सपोजिटरी जो भी है वो लें, वो अफोर्ड करें।
तो दोस्तों मेरा ज़्यादा फोकस होम रेमेडीज़ पे रहेगा। होम रेमेडीज़ में एंड ऑफ द टॉपिक में, एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अंग्रेजी इलाज है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारे पास अंग्रेजी इलाज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें 4 आ जाते हैं: इंजेक्शन, रबर बैंड, क्लिप एंड फोर्स सर्जरी। ये 4 चीजें हैं। क्या क्या है ये? मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको आया? नहीं आया, चलो डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंजेक्शन से क्या होता है? इंजेक्शन दिए जाते हैं जो वेन्स होती हैं, जो फूल के लटक जाती हैं, लटकी हुई होती हैं, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। और वो जो एरिया होता है, जो खून की नसें जो लटकी होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने के बाद वो अपने आप गिर जाती हैं, उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं होगा। तो सीधी बात है, वो पार्ट जो भी एरिया होगा सिकुड़ के अपने आप गिर जाएगा। ये काम करता है इंजेक्शन। देन रबर बैंड, फॉर एग्जांपल ये आपका संडास का रास्ता, इतने ये चीज आप, ये जो नसें हैं, ये जो वेन्स है, ये जो पाइल्स की तकलीफ है, इतना बाहर आ रहा है, तो ये जो बाहर आ रहा है इस पे रबर बैंड लगाया जाता है। इसको खींच के इस तरह से इस पे रबर बैंड लगाया जाता है। और वो रबर बैंड हफ्ते 2 हफ्ते, किसी को महीने भर रहता है। महीने भर रहने के बाद दोस्तों होता क्या है दोस्तों, ये पार्ट में ब्लड फ्लो होता ही नहीं है। और वो जो वेन होती है, वो जो नसें होती है, जो संडास के रास्ते आई हुई होती हैं, जो मांस होता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता और एक तरह का उसमें डेड टिश्यूज हो जाते हैं। डेड टिश्यूज होने के बाद उतना कट करके निकाल दिया जाता है। देन क्लिप लगाया जाता है, सेम एज रबर बैंड की। जो भी है जो पार्ट है, जो डेथ टिश्यूज का जो पार्ट है, वो क्लिप लगा के वहां से ऑटोमेटिकली जाए। देन सर्जरी में पहले हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहते थे। अब तो काफ़ी सारे लेज़र ऑपरेशन आ गए हैं जो विद इन फटाक से हो जाते हैं। पहले होता था क्या दोस्तों कि सर्जरी जो की जाती है उसमें से कैंची, आरी वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता था और पेनफुल होता था। और उसमें होता था क्या दोस्तों कि 8 हफ्ते, इवन किसी 10 हफ्ते तक रेस्ट लेने की ज़रूरत होती थी पेशेंट को। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, लॉट्स ऑफ ब्लड भी गिरते थे, ब्लड भी जाते थे और पेनफुल ट्रीटमेंट होता था। तो इसको डॉक्टर भी सोचते थे जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें। और सीधी बात है, रेस्ट कम से कम 4 हफ्तों का, इवन कभी कभी किसी केसेस में अगर ज़्यादा कटपीट हो जाता था तो 8 हफ्ते का भी हम रेस्ट करवाते थे पेशेंट को। बट अब लेजर ऑपरेशन आ गए हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में हो जाते हैं दोस्तों। इसमें नो डैमेज, नो ब्लड लॉस, नो एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है एंड रिकवरी विद इन 1 डे या 2 डेज में आप रिकवर हो जाते हैं और नेक्स्ट डे आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों लेजर ऑपरेशन में होता क्या है, जो ये संडास का रास्ता है, यहाँ से जो इस तरह का जो ये यहाँ से जो बाहर आती हैं, जो नसें जो रहती हैं, जो खराब हो जाती हैं, सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, जो बाहर आती हैं, इसमें लेज़र से पंचर किया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन जो होता है, लेज़र ऑपरेशन बहुत इफेक्टिव होता है। विद इन, जैसा मैंने बताया, 1 या 2 घंटे का होता है और विद इन 1 या 2 दिन में आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, इतना इफेक्टिव होता है। तो ये 4 हो गई इंग्लिश तरह का ट्रीटमेंट। और कुछ मैंने लिखा है वार्म वाटर बॉटल। ऑनलाइन कुछ वाटर बॉटल होती हैं जो गर्म बैग्स होते हैं, हॉट एयर बैग्स होते हैं, उसका आप यूज़ करके आपको रिलीफ मिलेगा। संडास के रास्ते कपड़े निकाल कर बॉटल लगा कर इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये संडास का रास्ता है तो यहाँ से बॉटल लगाई जाती है दोस्तों ऐसे, और आपको 100% बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये आप बॉटल ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। देन सेकेंड सपोजिटरी आती है दोस्तों, कुछ जैसे डेल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी आती है जो छोटी सी मोम की तरह होती है। अगर जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, 1-2 दिन से संडास हुआ ही नहीं है, बाथरूम हुई ही नहीं है, तो उस केसेस में छोटी छोटी सपोजिटरी रहती है जो संडास के रास्ते ऐसे
फॉर एग्जाम्पल इतनी सपोजिटरी रहती है जो संडास के रास्ते इस तरह से अंदर डाली जाती है और विद इन 10 या 15 मिनट्स के अंदर उनको मोशन हो जाता है, बाथरूम हो जाता है। जो भी कॉन्स्टिपेशन, जो भी संडास जमा हुआ रहेगा वो एक स्टिकी मोशन की तरह या किसी को पानी की तरह पूरा बाहर हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अच्छा, तो ये काम करती है सपोजिटरी। देन ऑइंटमेंट, कुछ ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में ओवर द काउंटर, आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। ये ऑइंटमेंट कैसे यूज़ करना होता है दोस्तों, ओसिल क्रीम वगैरह होती है, देन लॉक्स जेली होती है, लोकल एनेस्थीसिया होता है जो इस तरह से प्रेस किया जाता है तो संडास के जो भी अगल बगल का एरिया रहता है उसमें लग जाता है। लगने के बाद जो मोशन होता है वो अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। दोस्तों लॉक्स जो जेली होती है, लिग्नोकेन जो होता है वो आसपास का एरिया सुन्न कर देता है। सुन्न करने के बाद जो वहाँ पे नमनेस जैसी फीलिंग आती है। जो भी बाथरूम होता है, जो भी संडास होता है वो अच्छा होता है, स्टिकी एक तरह का वाटरी होता है या फिर हल्का हल्का स्टिकी होता है, टाइट नहीं होता, कड़क नहीं होता। तो इस तरह का आप ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हो जो बाथरूम जाने के हमेशा 15 मिनट से 20 मिनट्स पहले लगाया जाता है। कुछ सिरप होती है डोफालैक, देन जैसे कुछ सिरप आती हैं दोस्तों डोफालैक वगैरह, आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाथरूम टाइट हो रहा है कंटिन्यू 2-3 दिन से, तो आप रात में 5 ml डिपेंड अपॉन डोज एंड डायरेक्शन, वेट कैसा है वो पेशेंट को देख के ही समझ में आता है दोस्तों, डिपेंड करता है वेट कैसा है और उस हिसाब से आप रात में देते हो तो सुबह तक उसका मोशन क्लियर हो जाता है। हम अपने पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो डोफालैक सिरप अलॉन्ग विद सपोजिटरी देते हैं। संडास के रास्ते अंदर डालने का विद इन 10-20 मिनट्स के अंदर बाथरूम हो जाता है। एंड जो डोफालैक सिरप होते हैं उसका एट नाइट, रात में दिया जाता है तो सुबह तक मोशन ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाता है। और इसमें यह भी कहा जाता है दोस्तों जब आपका मोशन क्लियर हो जाए तब आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ज़्यादा लेने की वजह से जो मोशन होगा एक तरह का डायरिया जैसा हो जाएगा, एक तरह का पानी जैसा शुरू होने जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जितना आपका यूज़ हो उतना ही आप यूज़ कर सकते हो। देन सीट्स बाथ भी अवेलेबल होते हैं, गर्म पानी में कपड़े निकाल के बैठा जाता है तो जो एनएस का एरिया रहता है, जो एनएस का पार्ट होता है वहाँ पे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये भी आप ऐसा होम रेमेडी ट्राई कर सकते हो घर पे। देन आपको अपने डाइट में सुधार करना होता है, फाइबर डाइट लेना होता है, पानी का इंटेक कम से कम, अब ऐसी गर्मी में तो आप कम से कम 5 या 6 लीटर दिन में पानी पी सकते हो। तो आपको अगर कोई भी अगर कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। फाइबर डाइट, पानी का इंटेक ज़्यादा, केला खा सकते हो, पपीता ले सकते हो और जितना हो सके सैलड का यूज़ कर सकते हो। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। देन जैसा मैंने बताया मेडिटेशन हो गए हमारे, कुछ इंग्लिश दवाइयाँ हो गई, कुछ होम रेमेडीज़ हो गए, एवरीथिंग मैंने कवर किया है। देन अगर किसी को भी डाउट है कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देन अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर आप नहीं कर पाते, कुछ प्राइवेटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे अबाउट सेक्शन में है 8149272954। आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी परेशानी है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, कॉल का रिप्लाई हम नहीं दे पाते, बट अगर व्हाट्सएप होगा तो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, ये जो ऑनलाइन कंसल्टेंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। इसमें कोई चार्जेस कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो आप बेझिझक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे जो भी परेशानी है आपकी डिस्कस कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अभी के अभी कर दे दोस्तों। जितना लाइक करोगे खचा कर दबाइएगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो जो है एक एनर्जी के साथ हम बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।